असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस एट सीबीएसई। कैसे आप असेसमेंट करते हैं? स्कूल टू अडॉप्ट लर्निंग आउटकम्स। अभी बताया ना मैंने, पहले हम लोग क्या करते थे कि लेसन प्लान बनाते थे क्लास में से पहले। जो लोग बीएड किए होंगे वो प्लान बनाए होंगे, लेकिन अब वो भी मॉडिफाई होकर के उसका नाम हो गया लर्निंग प्लान। लेसन प्लान का नाम क्या हो गया? लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान क्यों हो गया? क्योंकि जो हम प्लानिंग किए हैं वो बच्चे के लर्निंग के लिए, ठीक है ना? तो लेसन प्लान को हटा करके लर्निंग प्लान बनाया गया है। दूसरा है ए से अभी बताया मैंने, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मस्ट बी आर्गुमेंटेड विद असेसमेंट एज लर्निंग एंड फॉर लर्निंग चेंज हैज बीन प्रपोज्ड इन स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट टूल। ये सारे जो है ये ऑलरेडी सर्कुलर जो है बनाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। देखिए कंट्री वाइड consultations were held with CBSE stakeholders, including teachers, students, heads of institutions, and experts in the field of suggesting to strengthen assessment of evaluation practices of board. There is a need of exposing the students to different types and formats of questions in the year-end board examination so that a large range of learning outcomes can be assessed. जो आपका असेसमेंट का जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया गया। बच्चों को थिंकिंग लेवल बढ़ाइए, बच्चों को क्रिटिकल कैपेसिटी बढ़ाइए, बच्चों को पीयरनेस के रूप में बढ़ाइए, ताकि बच्चे जो है ज्यादा अवेयर होकर के सोसाइटी में नया इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो आपकी जो स्ट्रेटजी हो डिफरेंट अलग अलग तरीके की हो। देखिए अब असेसमेंट आप कैसे करेंगे, इस बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तीन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ, फॉर और एज में कोई बताएंगे डिफरेंस क्या हो सकता है? कोई भी यस सीखने का आंदोलन है और सिखाने का आंदोलन है, सिखाने सीखने के लिए है और खुद सीखने का। डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर उसमें असेसमेंट करना है कि कैसे वो सीखने के लिए कर रहा है, सीखने के पर्पस से कर रहा है और उसका आउटकम्स क्या है। इसके ऊपर हम लोग को असेसमेंट बच्चे का करना है, पर्टिकुलर उस टॉपिक और सब्जेक्ट। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? इट इज if a proof of the pudding is in the eating, then the proof of learning is results obtained for assessing. The purpose of this kind of assessment is usually summative. आप लोग पढ़े होंगे जो इसके पहले पैटर्न कौन सा था? सीसी पैटर्न लागू किया गया था ना, समेटिव असेसमेंट। वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव हो गया। और लर्निंग जो है एज लर्निंग क्या हो गया? देखिए थ्रू दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स एज लर्नर्स एंड बिकेम अवेयर ऑफ हाउ दे लर्न। पहले तो वो लोग लर्नर्स हो जाते हैं और क्या उन्होंने सीखा इसके ऊपर उनकी जानकारी होती है। बीइंग ए मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेसेस, उसका खुद का अपना जो है एनालिटिकल प्रोसेस क्या है वो फॉलो करता है। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर वर्क ऑन ए रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअस करते हैं, यूजुअली थ्रू सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट एंड डिसाइड often with the help of the teacher, particularly in the early stages, what to the learning will be. early stages में ये फॉलो करते हैं और assessment and learning helps students to take more responsibility for their own learning and monitoring future direction. आगे सर मेटा कॉग्निटिव, देखिए मेटा कॉग्निटिव होता है इम्पल्सिव और एक्सक्लूसिव। जैसे हम क्या करते हैं क्लासरूम में दो तरह का इंप्रेशन होता है। कंक्लूसिव में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट सेंट्रिक माइंड क्रिएट करते हैं बच्चों को, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार हम लोग सब्जेक्ट के साथ साथ अलग अलग एग्जाम्पल को बना करके मोरल वैल्यूज को दिखा करके बच्चों को अदर एक्टिविटी भी बताते हैं। दैट इज कॉल्ड ओके हम लिखा मोनोकोग्निटिव। अब देखिए पीरियडिक टेस्ट का असेसमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे आप पीरियडिक टेस्ट लेंगे। नॉर्मली बस ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉलो करना है, मतलब फॉर्मेटिव, समेटिव और कॉग्निटिव तीनों को फॉलो करना है, ठीक है ना। इसलिए आपका जो क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चन कैसे अभी तक कैसे पेपर होता है सर? जैसे अभी जो एग्जाम होता था कैसे होता था?
उसमें डिफरेंट टाइप्स का ब्लूप्रिंट्स हाँ क्वेश्चन का क्या फॉलो करते थे आप स्ट्रेटजी? पहले तो कॉमन औसतन एवरेज जो बने तो सभी लड़के अधिकांशतः हल ठीक है कर सर, पढ़िए। ऐसा करना है सर, अभी जो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों से क्वेश्चन आपको मंगा लेना है, ठीक है ना? ये जो तैयार करके देंगे, फिर आपको एनालाइज करके तब फाइनल कर, ठीक है ना? तो देखिए इसमें आपको अब जो पहले टेस्ट लेना है उसमें क्या करना है, कॉग्निटिव भी करना है, फॉर्मेटिव भी करना है, समेटिव भी करना है, तीनों करना है, ठीक है? सब्जेक्ट इंडिविजुअल एक्टिविटी करना है, मल्टीपल असेसमेंट फॉलो करना है, असेसमेंट एंजाइटी और पोर्टफोलियो मैनेजर है, चारों चीज को आपको बना करके, क्योंकि क्या है ये आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, तो उसी हिसाब से आपको सारे चीज को अरेंज करना होगा। इसमें पीरियडिक टेस्ट को सबको मिक्स करके बनाना है, और पोर्टफोलियो तो बिल्कुल बनाना ही बनाना है। सारे लोग जितने भी क्लास टीचर हैं खासकर उनकी की लाइब्रेरी है। आगे सर देखिए पीरियडिक टेस्ट आगे देखिए, 3 pen and paper tests to be conducted, pre midterm test, midterm test and post midterm। मतलब आपको 3 तरीके के टेस्ट करने हैं, जिसका नाम है पहला प्री midterm, दूसरा है midterm और तीसरा post midterm। The best बता दिया मैंने, the best two performance out of 3 should be considered, 3 में से 2 कंसीडर करना है। The average of the performance considered in them reduced to 5%, ठीक है? डिजाइन और ब्लूप्रिंट आप बना लीजिएगा। आगे सर, अब देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कैसे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस तैयार करना है। ये नहीं कि बस कॉपी उठाया तो जरूर लिखा, आपको मैक्सिमम जो है वो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन देखिएगा कि इंजीनियरिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, कभी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो इंटरनल जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि कभी भी आप जनरली जो ग्रेजुएशन या एमए या पीजी जो भी लोग करते हैं, कांसेप्ट क्या आता है, 5 क्वेश्चन रटो, 10 क्वेश्चन रटो, उसमें पास आ जाएगा, वही तक लिख करके आ जाएंगे। लेकिन ये चीज मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं होती है, उसमें अगर आपने थॉरो रीडिंग नहीं किया है तो आप पास नहीं हो सकते। उसी पैटर्न को सीबीएसई ने यहाँ भी हम लागू कर दिया, सीबीएसई ने, कि हम जो टेस्ट लेंगे उसमें बच्चों का केस बेस्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है ना? उसमें क्या है कि केस जब तैयार करेंगे तो केस में क्या होगा, बच्चे का अपना खुद का एनालिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका क्या उस पे सोच है, वो क्या एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देगा। और इसमें एक और बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 का आंसर एक ही हो, बिल्कुल नहीं। आपका असेसमेंट हर 20 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल होगा, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे रेगुलर एक्टिविटी कराते हैं आपके साथ ना, तो सबका अलग अलग अपना ओपिनियन होता है, तो आपको भी बच्चे को वैसे ये नहीं कि बस 1 घंटा में जल्दी कॉपी चेक करके आपको दे देना है, वो अब काम नहीं करना है, आप भूल जाइए, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए तो क्लास में उस टॉपिक को बढ़िया से समझाना ही पड़ेगा, तब ना उतने लड़के उसको अपने अपने समझ के अनुसार आंसर करेंगे। तो क्लास में क्या करेंगे, वही काम करेंगे। थैंक यू सर, वही काम करेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ कंसेप्ट था सर, इसलिए मैं पूछा कि उसके पीछे कुछ राज था। जैसे आपको टॉपिक मिला, आपने बच्चे को बताया, ठीक है ना जी। अब एक्टिविटी जैसे केस बेस्ड हो गया, तो केस बेस्ड पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न ही कराइए, केस में 4 बच्चों को बुलाइए, एक केस दे दीजिए अपने बोर्ड पर, अपन बेटा डिस्कस करो तुम, तो वो भी एक इंटरेक्शन का पार्ट है। देखिए हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि लड़के कहते हैं कि इसका आंसर लिखा दीजिए, तो मैं लिखूंगा तो मैं अकेला लिखूंगा, लड़का तो कुछ उसको समझ जाओगे तो अपने अपने ढंग से अभी लिखूंगा। अभी एक मैंने क्यों लाया, थैंक यू सर, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए देखिए हमने तीसरा टॉपिक चेंज किया, 2 टॉपिक पर इनको दिया था, हमने नहीं अब सबसे हटाइए, पहले ये होगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है आपको सर, बताना चाहिए। वही मैंने हम क्लियर कर लिए, जो और सोच रहे थे आपने कह दिया। बच्चा तो छोटा बच्चा, उसको क्या पता है क्या है क्या नहीं, बड़े बच्चे की बात कर रहा बड़ा हूँ, बच्चा 9th की बात कर रहा हूँ। सर 9th तो बहुत बच्चा थोड़ी है, वो भी स्टूडेंट ही है, हमारे लिए वो बच्चा ही है। तो इम्प्रेसिव जब देंगे क्लास तो समझेगा। पूरा ईयर के लिए आप प्लान करेंगे तो ये सब हो जाएगा। हाँ, वो प्लानिंग वो सब करवाया जाएगा, इस सेशन सब करवाया जाएगा, इस सेशन में सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए 2 तरह होते हैं, हॉर्स और लॉर्ड्स। कौन बताएंगे हॉर्स और लॉर्ड्स के बारे में? हॉर्स क्या है, लॉर्ड्स क्या है?
बहुत से चिंतनशील है, उस पर थोड़ा विचारणीय है। हाई ऑर्डर थिंकिंग Yes. Yes, yes. हाँ। वेरी गुड। थॉट्स जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल और लो से लो है। तो अब देखिए हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर ये अभी तक का पैटर्न रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक नया ऐड हमने कर दिया, वही केस बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड आर्ट इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आर्ट इंटीग्रेशन के 32 कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि अगर आप 32 कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा, अगर उसको फॉलो कर लिए ना तो आपकी लर्निंग और आपकी टीचिंग, हम ये चाहते हैं कि ये जो सेंट जोसेफ महाराज में हो वो सबसे बेस्ट स्कूल, क्योंकि इससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी अपनी एक इमेज है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो टीचर्स है ना वो अपने आप को, और देखिए इसमें सर का फायदा आपका पर्सनल ज्यादा फायदा है। अगर आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, सर का तो नाम होगा ना कि सेंट जोसेफ का टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग बनना है, अगर नहीं बनेंगे तो फिर सिस्टम में बहुत दिक्कत है, क्योंकि डे बाय डे क्या है, स्ट्रगल बढ़ते जा रहा है। अगर आपको मार्केट में रहना है, इस कम्युनिटी में रहना है तो अपने आप को चेंज करिए, नहीं कि बस चल रहा है खींच रहे हैं 20 साल से, वो अब नहीं होता है। जहाँ आपको इसमें नीड चाहिए हेल्प सब दिया जाएगा, लेकिन आपको करना है। तो देखिए हॉर्स में क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग, इतने टाइप के अगर क्वेश्चन आप तैयार करेंगे ना तो बच्चा का माइंड जो है ऑटोमेटिक इतना डेवलप हो जाएगा कि फिर उसको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत ये 5.5 बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए क्रिएटिविटी बेस्ड हो जाएगी, क्या उसमें से क्रिएटिविटी हम निकाल सकते हैं। दूसरा है इवैल्यूएटिंग, अब उसको आप जज कैसे करेंगे, हाउ डू इवैल्यूएट द पर्टिकुलर गाइड फॉर द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, आप उस कॉन्टेक्स्ट को उसको कैसे इवैल्यूएट करेगा। थर्ड है एनालाइज, जब एनालाइजिंग मतलब वो खुद सोचेगा, उस पर चिंतन करेगा कि भाई इसका क्या हो सकता है, इसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है। इससे क्या होगा कि उसका जो माइंड, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है ना, वो कंस्ट्रक्टिव पार्ट की ओर बढ़ेगा। बच्चे जो है पढ़ाई से क्यों भागते हैं, दो कारण होता है, या तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस सही नहीं है, या हम प्रॉपर तरीके से उसको गाइडिंग नहीं होगा, गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखता है। तो जब हम, मैंने क्या बोला कि आप अभी इतना आज सीख रहे हैं, कल से आप फॉलो करिए ना, बच्चा आपको फॉलो शुरू करना और आपको एक इज्जत सम्मान अलग तरीके से देगा। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो सब लोग क्यों नहीं बन पाते, दो चार ही क्यों होते हैं, लेकिन उस दो चार को टीचर सुनने के लिए बच्चा जो है हमेशा लाइक करता है कि सर का बेस्ट परफॉर्मेंस, सर के लिए बिल्कुल, और शांति से वो पढ़ता है। तो हम बेस्ट टीचर क्यों ना बने, उसके बनने के लिए प्रयास करना है। तीसरा चौथा है अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ क्या है। अब जैसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में पिछली बार मैं कॉपी चेक कर रहा था +2 का, तो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर किसी बच्चे ने एक वर्ड भी अगर टैग कर दिया है ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो आपको फुल मार्क्स देने हैं, फुल मार्क्स देने हैं। एक वर्ड भी उससे टच कर दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का जो जनरल टीचर मैं उनका बता रहा हूँ, वो करेंगे कि भाई इसको पढ़ो, आप पढ़ करके इसका आंसर इसी में से लिख करके करो, यही गाइड होता है। 90% टीचर्स करते हैं कि इसको पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, इसमें से। अब बच्चे क्या करता है कि उसी का आंसर जो है उसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता है, क्योंकि उसको वैसे ही बताया गया है, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन क्या है, हमारी उस पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने क्या उस पर सीखा, दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। उसमें क्या है, आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जब आप स्टार्ट करें तो रीडिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं दें, छोड़ दीजिए, सीधे क्या बोलना है, बेटा तुम क्वेश्चन करो। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और जनरल भी दोनों बता रहा हूँ। आपको क्या बताना है कि तुमको रीडिंग नहीं करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है। जैसे ही वो 2 बार क्वेश्चन पढ़ेगा ना, पूरा क्वेश्चन उसके माइंड में आ गया। अब उसको बोलना है कि अब तुम जाओ पैसेज के अंदर, और पैसेज में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वर्ड दिखता है तो उसको अंडरलाइन कर दो। तो इससे क्या होगा कि वहां उसका माइंड हंट करेगा, समझ भी हो गई, और कम समय में आंसर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि अगर एक वर्ड अगर उसने ऐड कर दिया तो आपको फुल मार्क्स। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन 20 में 20 मार्क्स भी हम लोग देते हैं। इंग्लिश में बच्चा 100 में 100 भी ला सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करना होगा, बताना होगा।
और लास्ट है रिमेम्बरिंग का भी कुछ पार्ट है। नेक्स्ट आगे बताइए। लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 कभी आता है? आया सर, कितना बार आया है उसका गवाह मैं खुद हूँ। पिछले साल मैंने 5 बच्चों को 80 में 80 मार्क्स दिया, मैं खुद हूँ। सीबीएसई में ऐसा कुछ, सीबीएसई में ऐसा नहीं है सर। बच्चा अगर लिखा है, हम लोग का यही तो कंसेप्ट गलत है। जो बिहार बोर्ड की जो धारणा है, बच्चा कितना अच्छा लिखा है ना, उसको लेस करके ही परे चलते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से स्टार्ट क्यों करेंगे भाई? सर लैंग्वेज में कोई 100% करेक्ट कैसे सर होगी? क्यों नहीं करना? ऐसा कुछ नहीं है सर। वही वो कंसेप्ट को निकालना है। लैंग्वेज का मतलब क्या? अगर ऐसा कुछ सब तो नहीं कर सकते कि 2, 4, 5 कॉपी ऐसी आती है जहाँ पर सर ऐसा भी होता है ना कि कॉमा तक की गलती नहीं होती है, उसमें क्या करेंगे? ग्रामेटिकल मिस्टेक की 100% निकल जाता है। नहीं, 2, 4, 5 कॉपी क्योंकि हर साल का है ना, मैं बता रहा हूँ सर। इसलिए अभी चेक कर रहा कॉपी 5 बच्चों को 80 में 80 मार्क्स। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं सर। नहीं, there are students whose grammar is correct, Correct. punctuations are correct. Marks were cut based on the beauty of the sentence. वो एक higher कला है। सर एवरीडे लिटरेचर इज चेंजिंग समथिंग See, एवरी डे। that's what in any एक मिनट creative सर, field. क्या चेंजिंग है सर? व्हाट चेंजिंग? ग्रामेटिकल मिस्टेक की जैसे बात करते हैं, जैसे हाइफन है, सेमीकोलन है, कोटेशन मार्क्स है, कहाँ पे क्या पुट करना है, कोटेशन क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, कहाँ पे क्या लिखते समय कौन से पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है। सो कहीं ना कहीं चांस बनता है कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा। Okay, sir. So for kind information, I am just having awareness regarding the CBSE circular. You must have to follow some regulations while you are checking the copy. That is evaluation strategy. Yes. So in that strategy, you don't need to have the hyphen error, the semicolon error, the punctuation error, the other error. You don't need to judge or evaluate because the guide is not for the graduation level or post-PG level. The guide is for secondary or secondary level. So in that case, if a student has written good, you are right to having full marks in the particular subject. Not sense, sir, not sense. इन्होंने punctuation marks की बात की तो मैंने बताया. That is just an example, sir. Yes. I'm just Grammatical mistakes होगा तो कहाँ से नहीं आएगा सर? ये छोटी छोटी जो एरर है, जैसे आप फिगर ऑफ स्पीच उसने यूज नहीं किया है, पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया है, वो ओवरलैप होता है। लेकिन अगर कोमा विराम पंक्चुएशन की बात, एक्सक्यूज मी सर, पंक्चुएशन की जो बात हो रही है, अगर जहाँ वो लगने वाला है नहीं लगेगा तो उस अर्थ को कहीं दूसरी जगह लेकर चला तो गलत हो जाएगा। इस सेंस में हम लोग अभी आप लोग इसलिए कह रहे हैं ना, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं ना बिकॉज वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन वेन यू फॉलो अमेरिकन इंग्लिश ये सब आप भूल जाएंगे। हम अभी इसकी बात पंक्चुएशन मार्क्स इस दैट बात कर रहे हैं, वो क्या है? अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे आगे, उसमें साफ दिया हुआ है कि बच्चे को हमें कहाँ किस पार्ट पर ध्यान देना। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो देखना ही देखना है, लेकिन अगर बहुत माइनर एरर है तो उसको अप टू डेट नहीं देखना है। नहीं देखना। हमने क्या बोला कि सीबीएसई ने बोला कि अगर बच्चे ने एक वर्ड को यूज कर दिया कॉम्प्रिहेंशन तो उसको फुल मार्क्स दीजिए। हाँ यस We have to motivate them. यस, ठीक है। देखिए मल्टीपल असेसमेंट for a fair selection everybody has to take the same exam. Please climb that tree. इस पिक्चर में देखिए कह रहा है कि for a fair selection everybody has to take the same exam. ठीक है, ये सबके लिए एक एग्जाम है। Please climb that tree. आप लोग सोचिए इस पिक्चर को देख करके आपका क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखिए इसको, सोच के हम पूछेंगे। वैसे है कि जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं अभी आप सोच कर रखिए, कुछ करके बताइए, अपना सोच कर रखिए, जिससे पूछूंगा वो बताइए। क्वेश्चन है कि देखिए वहाँ पे हाथी है, बंदर है और दो है, कुत्ता है और चिड़िया है और एक और कौन है?
ये 5 लोग हैं। पेंगुइन है। ये इन सबका टारगेट है, ये इनका एग्जाम है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है कि सबको क्लाइंबिंग करना है, ट्री पे चढ़ना है। आप क्या करेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएंगे? यही थिंकिंग लेवल है, यही तो सोचना है, बच्चों को समझाना है थिंकिंग कैसे बनाएंगे, क्या कर सकता है वो। मछली का अपना अपना सर, अपना अपना मैं पूछूंगा वही बताएंगे। पहले आप लोग सोच लीजिए, जब आप करेंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा। क्लाइंबिंग मछली बंदर वाला तो घबरा है। मछली का एक कौन सा है? चिड़िया, बर्ड वाला भी नहीं है, वो है चिड़िया बंदर के बगल। इस पर मत जाइए, थोड़ा सा ये क्या है, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका थिंकिंग क्या है, इसका कुछ और मोटो है। इस पिक्चर को दिखाने का मोटो कुछ और है। हमें वहां पहुंचना है कि आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ पर चढ़ना, आप क्लाइंबिंग का मतलब इस पर क्लाइंबिंग नहीं करना है। इट्स रिलेटेड टू योर करिकुलम, आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड। अपना सोचिए उसको लेकर के। यहाँ थिंकिंग मतलब कि इसको चढ़ाना है, हमको चढ़ाना, हम चढ़ाने के लिए दिए हैं उसको रिलेट किया गया है आपके लर्निंग प्रोसेस से, इवैल्यूएशन प्रोसेस से। आप क्या करेंगे, आपका मोटो ये नहीं है कि इसको ट्रेन पर चढ़ाना। ना उस पर हमें इतना आपको गेस कर दिया, अब आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। हाथी की सोच। Every child is different. हमने थोड़ा सा क्लू भी दे दिया, देख लीजिए। अब तो लोग बढ़िए, कोऑर्डिनेशन है क्या? चलिए इधर से थोड़ा लेडी पर कौन बोलेंगे, सोचिए बोले। चलिए मैम आप बोलिए, क्या सोचा आपने? ये इसका क्या पर्पस है दिखाने का फोटो? अगर आपको मैं वहां पर बैठा दूं, जो सब टेबल पर बैठे हैं, तो आप वहां क्या कीजिएगा? बोलिए ना, आपको 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 बोला जाए, क्या करिएगा? हाँ देखिए सर, पहले तो वो लोग अपने मतलब एम रखेंगे कि हम उसे चढ़ना है। जैसे मूल्यांकन के आधार पे है ना कि हम सोचेंगे, जैसे हम लोग जांच करते हैं, स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बाद ज्ञान जैसे कि कौन से बेसिस पे हम मतलब क्या होते हैं तेज और जैसे मन बुद्धि बच्चे को हम लोग छांटते हैं, उसी के हिसाब से मतलब उसका भी करना होगा। जो तेज है तो उसको किस तरह से हम उसको चढ़ाएंगे, ये मूल्यांकन। चलिए कुछ तो बोला आपने, और लोग चलिए चलिए ठीक है, खाली चीजें समझ के ये थोड़ा करिए इधर से। आप बताइए। Different student has different potential, and according to the potential, examination pattern and evaluation pattern should be according to their level, not to the levels will be not same for everyone, because every student is different and their capacity or their ability is different. So evaluation levels will also be different. Good, very good answer. All points are there. अच्छा, और थोड़ा मैं कुछ और काम का सही है, लेकिन थोड़ा कुछ और चाहता हूँ। बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से उसका मूल्यांकन करना। क्रमबद्ध तरीके से कैसे? कैसे? जैसे कोई स्टेप बताइए। जैसे कोई बच्चा प्रश्न लिखा है, तो प्रारंभिक स्टेज में उसका सटीक आंसर, उसकी भाषा को देखेंगे, उसकी लिखावट को देखेंगे, इस तरीके से उसकी जांच करना। और कोई सर? दर्शा रहा है कि किसी के लिए कोई क्वेश्चन आसान हो सकता है, किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हमको इस प्रकार से इसको समझाना है कि ये आसान क्वेश्चन जिसके लिए है और जिसके लिए मुश्किल है, सबके लिए एक समान हो जाए। वो उस पर आसान क्वेश्चन समझ के और चल जाए। जैसे ये पेड़ है, पेड़ पर चढ़ने का एक दिया गया है, और पेड़ को अगर गिरा दिया जाए तो उस पर आसानी से सब कुछ चढ़ सकता है। हाथी भी चढ़ सकता है और कुत्ता भी चढ़ सकता है, बंदर तो ऐसे चल जाए, बंदर के लिए आसान है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। तो बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो उस क्वेश्चन तक पहुंच जाए, उसके लिए ये चाहता है। गुड सर। Whenever we are in a class, we have to treat the children with their different modes. If
if he is weak, then we have to treat him like that. Otherwise, as per their mentality or otherwise their thinking power, we have to treat them like that, and we have to care for them like them, as they can do their better. If those who are weak, then we have to work hard for them. Those who are smarter, then we will only guide them. Good. Yes, sir, please. जैसे कि हम देखते हैं जब क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, बहुत सारे वीक होते हैं। अब जब हम पढ़ाते हैं तो ये भी हमको देखना चाहिए कि जो वीक के स्टूडेंट है उस पर ज़्यादा फोकस है, और जो तेज स्टूडेंट है ऑटोमेटिक समझ जा रहा है। जब हम लोग क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो उस समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो तेज स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, आगे जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसा हो कि जो क्वेश्चन हम लोग बनाए सबके लिए हो इक्वल। और कोई आंसर? जी। हाँ सर। जैसा कि यहाँ जो प्रश्न दिया है, समस्या दी हुई है, ये हम बच्चों के संज्ञानात्मक जो उनकी सोच है, कॉजिनेटिव जो सोच है, उस आधार पर न्यूनतम स्तर से हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं वे उस बात को समझ पाएं और समस्या को आसानी से सुलझा पाएं संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। देखिए और निकल तो चढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मिसाल दे करके बच्चों को समझाना चाहते हैं। हर एक बच्चे पढ़ने में एक तरह नहीं होते, कोई कुंद ज़हन होते हैं, कोई तेज होते हैं, लेकिन हम उनके टीचर हैं तो हमें उन कुंद ज़हन को भी तेज बनाना है ताकि वो भी आगे बढ़ सके, वो प्रोग्रेस कर सके। इसलिए जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्लास ली बच्चे को, हमने देखा 35 बच्चे थे, उसमें से हमने 16-15 को पाया कि उन्हें रीडिंग नहीं आती। तो मैंने उन्हें 2 रोज बोला कि आप लोग एक लाइन पढ़ के आए, तो दूसरे रोज वो लोग एक लाइन पढ़ कर के आए। फिर मैंने कहा इस तरह से आप हफ्ते में 6 रोज हम पढ़ते हैं तो 6 लाइन हमने पढ़ा। फिर अगर 1 महीना पढ़ते हैं 24 रोज हो गए थे। अगर एक लेसन हम 1 महीने में खत्म करते हैं तो इस तरह से हम 2 महीने 3 महीने कर लेते हैं तो 2-3 लेसन हम पढ़ लेंगे, उससे रीडिंग भी आ जाएगी और बच्चे आगे प्रोग्रेस भी करेंगे। जिस तरह आप बताए हैं इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स है, ठीक है, तो सबकी सोच एक जैसी तो है नहीं। तो हमारा काम है जो तेज बच्चे हैं वो तो तेज है ही, वो अपने से सीख सकते हैं। वो जो बच्चे तेज नहीं है उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी सिखाना है कि हाँ उनके जैसे आप कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो बच्चे दूसरी तरह नहीं करते, सबकी मदद से हम लोग क्लास को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में तेज होता है, कोई डांस में तेज होता है, कोई आर्ट में तेज होता है, हम लोग को उस तरह से उसको गाइडलाइन करना है। अगर खाली हम लोग उसके नंबर के पीछे ना भागे। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हेल्प स्टूडेंट हेल्प भी कर सकते हैं। देखिए निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़े, और निम्नतर में देखेंगे कि निम्नतर सोच वाले लड़कों की संख्या अधिक है। मैं उस असेसमेंट को वैसे रखूंगा कि प्रायः उस लड़के के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और उसको जब वो समझेगा तब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रायः मेरा सोच ये होना चाहिए कि अधिकांशतः लड़के असेसमेंट को बढ़िया से फॉलो करें संज्ञान के आधार पर। उसके जो इन्वायरमेंट परिवेश में वो करीब जो मैं असेसमेंट दूँ तो ये मुझे बड़ी बात है, उस लड़कों के प्रति हमें संज्ञान होना चाहिए कि वो क्या क्या उस उम्र तक जानता है, कितनी भाषाओं की पकड़ है, क्या क्या इन्वायरमेंट के परिवेश के थिंग्स को, रिसोर्सेस को समझता है। उसके अनुसार मैं उसको एग्जाम्पल देकर
उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करूं ताकि उसकी समझ परिपक्व और मजबूत हो सके, और तब उसको लेकर हाई लेवल के स्केल पर मैं उसको ले जाऊंगा। लेकिन निम्नता से उच्च स्तर की ओर ले जाएंगे तो सभी का बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से लेकर देखिए चलेंगे। थोड़ा सा ऐसे हम ऐड कर दे रहे हैं। इसमें लक्ष्य क्या है हमारा? What is the ambition? मंजिल पर ले जाना। ये अच्छा है, सबको क्लाइंब करना है। हाँ, स्टार्टिंग क्या है? पेड़ पे चढ़ना है। हाँ, पेड़ पे चढ़ना मतलब एग्जामिनेशन पास करना। अब एग्जामिनेशन यहाँ दो तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि प्रॉस और कॉन सबको मिलाकर चलना है कि इसके पहलू पे क्या हो सकता है और इसके पहलू पे क्या हो सकता है। तो टारगेट हमारा गोल क्या है? एग्जाम पास करना, ठीक है। जैसे अब हम चलते हैं, अगर 10th का बोर्ड लेते हैं या 12th का बोर्ड लेते हैं, तो 12th बोर्ड में लगभग 25 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, ठीक है। तो 25 लाख बच्चों का माइंडसेट तो एक जैसा नहीं है। अब यहाँ देखिए ये बंदर है, ये पेंगुइन है, ये हाथी है, ये डॉग है, तो सबके अपने अपने स्किल हैं। अब पेड़ पर चढ़ना ये जल्दी चढ़ेगा क्योंकि इसका तो हैबिचुएटेड है, ठीक है। इसी तरह एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो टारगेट तो एक है, पढ़ाया भी एक गया है, ये भी नहीं कहो पढ़ाया गया है, पढ़ाया भी अलग गया है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो आउटकम्स है वो भी सेम है, लेकिन तरीका पढ़ाने का। सर जैसे ऊपर हेडिंग में ही दिया हुआ है मल्टीपल असेसमेंट। हाँ, मल्टीपल मतलब एक से अधिक तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया 80-20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। तो सीबीएसई बोर्ड ने ये पैटर्न इसलिए डाला ताकि कमजोर बच्चा भी होगा तो वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो असेसमेंट करने का जो तरीका है, जिसके पास जो बेस्ट है उसको उस तरीके से असेस करके कैसे भी उसको क्लाइंब उतर के आगे लेके जाना। बिल्कुल, जो 20 इंटरनल जो दिया है उसी के लिए दिया है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को फोकस एक ही चीज पे जा रहा है, बस करना है। हाँ, और बोल रहे हैं कि मल्टीपल असेसमेंट, Assessment। अलग अलग क्वालिटी को जज कीजिए और उसके बिहाफ पे मार्क करके और उसको अब आ रहे हैं मैंने अधिकतम मेरे असेसमेंट से उस पर चढ़ने का प्रयास करें। मेरे असेसमेंट ऐसा हो कि अधिकतम तो हमें क्या करना है कि अलग अलग एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है कि हमें यहाँ पर सेंटर पे क्या फोकस करना है, इस बच्चे के लिए क्या करना है। तो पर्पस है कि उसके गोल तक पहुंचा देना है। अब उस गोल तक पहुंचाने में हमें जो भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़े, चाहे मल्टीपल असेसमेंट करना पड़े या जो भी करना पड़े, पहुंचना कहाँ है भाई? डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसी एज पिक्टोरियल टाइप से ही आपको असेसमेंट दिए जाएंगे ताकि आपका ध्यान डायरेक्ट वहाँ पर, और कभी भी सब्जेक्ट को कोरिलेट करिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि इसको यहाँ पर चढ़ने का पर्पस कुछ आगे से। अब देखिए मल्टीपल असेसमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या क्या वर्क दे सकते हैं। लेट अस मेक अ लिस्ट। आप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वर्कशीट कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, जीडी कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, रिसाइटेशन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, एक्टिव टास्क कर सकते हैं, लिस्टिंग टास्क कर सकते हैं, इनएक्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रोजेक्ट, रोल प्ले, मॉडल मेकिंग, डिबेट, डिक्लेमेशन ऑफ माइंड। इतने चीजों को आप एक साथ इंडल्ज कर करके अपने इफेक्टिव लर्निंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि अगर इतने चीज मल्टीपल अगर आप यूज करें ना तो बच्चा खुद मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा। अब जैसे अगर आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, उसको क्या मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब कि बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट करना है। जो भी उसने क्लास में रीड किया उसको आके पोडियम के पास प्रेजेंट करना है। तो क्या करेगा? अब वहां पर एज ए स्टूडेंट बैठा है, एज ए यहाँ पर वो टीचर आएगा, क्योंकि उसको प्रेजेंट करना है। तो लीडरशिप क्वालिटी हम वहां पर डेवलप करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट्स में उसकी क्या होगी, उसका व्यू जो होगा, क्या उस पर वो थिंक कर सकता है, क्या नया क्रिएटिविटी कर सकता है, वो बढ़ेंगे। तो इतने मल्टी टैलेंटेड पर्पस हमको इजागर करना है, तो मल्टी असेसमेंट हमें क्लासरूम में करना होगा और ट्रेडिशनल पैटर्न को छोड़ना होगा। ना तो क्लास में गए, अटेंडेंस लिए, चैप्टर बेटा खोलो, रीडिंग करा दिए, ये पैटर्न अब आप भूल जाइए कि हमें ये चलाना नहीं है। पहले अपने आप को लर्न करिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स को कराइए, असेसमेंट कराइए, देखिए ना आपका क्लास तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे आपको काफी खुश करेंगे। ऐसी होंगे, समझ में आएगी, लाइक भी करेगा सब चीज। आगे सर सब मैं
हाँ सर। सर इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? सर सबके पास है ना? नहीं, एक दिमाग में होना चाहिए। मल्टी का मतलब क्या है कि हम एक तरह में सब नहीं कर सकते हैं। आप अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट को डिफरेंट सिनेरियो के साथ ऐड करेंगे। अब एक ही सब कहाँ से कर पाएंगे? एक वीक में एक करा लिया, किसी टॉपिक ने करा लिया, उसी किसी टॉपिक ने को जीडी करा लिया, किसी ने स्पीच करा लिया, एक सब नहीं हो सकता ना। मतलब कि अगर इतने चीजों को अगर आप डिजिटल करेंगे अपने लर्निंग ऐप्स में, अपने लर्निंग पोर्टफोलियो में, तो आपका इफेक्टिव लर्निंग होगा। कहने का मतलब ये वो तो आपको डिसाइड करना है। समझ में नहीं आ रहा। यस आगे देखिए आप स्मार्ट कहते हैं बड़ा बंदा स्मार्ट है। रियल स्मार्ट क्या है देखिए सामने में दिया हुआ है। वो स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट व्यक्ति की कल्पना ऐसे होती है नहीं कि बस हैंडसम है तो उसको मैंने स्मार्ट बोल दिया। नहीं, हैंडसम तो है ये है, लेकिन रियल स्मार्ट बनने के लिए ये हमारे पास क्वालिटी स्पेसिफिक मतलब विशेष एक अलग तरीके का वो दिखना चाहिए, उसका अपीयरेंस दिखना चाहिए, यूनिक है, पेक्यूलियर, मेजरेबल है। उसका एकदम चूंकि क्या है मापदंड किस तरह पर करना है, पूरा ओवरऑल असेसमेंट के आधार पर करना है। अटेनेबल आपकी बातों को ध्यान से सुने, अटेंड करें। रेलिवेंट हो, बिल्कुल इरेलेवेंट बात ना करें। और टाइम बाउंड तो बिल्कुल चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ये नहीं कि समय दिया गया है क्लास का जो भी हमारा टाइमिंग है हम टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्लास में ऐसे पढ़ाइए। और ये भी नहीं है कि बहुत एक्सीड भी करें, वो भी गलत है। टाइम मैनेजमेंट वहाँ भी फेल है। अगर आपको हमने 40 मिनट एलोकेट किया है तो विद इन 40 मिनट्स ट्राई टू फिनिश। नहीं होता है तो आगे एक्सीड करिए। ये नहीं कि बस गुरुजी आगे बाहर खड़े हैं, हम लेक्चर में लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम पढ़ा रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। बेल बजने के तुरंत बाद आपको क्लास से बाहर ना सर। 2 मिनट मोर देन लेस देन नो 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 तो न्यूटन का लॉ भी करवा रहे हैं। 2 मिनट अंदर होता है आपको 2 मिनट के और उसको आगे फिनिश कीजिए। आप देखिए सर, प्लानिंग करके चलेंगे तो शुरुआत में डिफिकल्टी होगी, लेकिन आने वाले 2 महीने बाद आपका समस्या हो जाएगा। करेंगे तब ऑटोमेटिक। और देखिए स्मार्ट में क्या है, लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफिक, अचीवेबल, टाइमली, मेजरेबल, रियलिस्टिक, इतने चीज और करेंगे तो हो जाएगा। लास्ट साइकिल ऑफ असेसमेंट देखिए ला क्या है। एम से है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। हम जो भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो हमारा पर्पस क्या है, तो हमारा आउटकम का मतलब क्या है कि बच्चों का नॉलेज बढ़े और बदले में जो हम परिश्रम कर रहे हैं उसके बदले मुझे सैलरी मिले, यही आउटकम्स है। तो आपके क्लास का आउटकम क्या है कि हमने आज एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक पे बच्चे ने कितना गेन किया, दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। और उसको डे बाय इंडिविजुअल जज कीजिए कि हमने आज कराया, इसमें इतने बच्चे जो है इतना परसेंटेज लाए, अगर आप जजमेंट करना शुरू करेंगे ना तो देखिएगा 365 जो डेज का जो सर्कल है ना, आपका अचीवमेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब ये नहीं कि सर आपने इतना बढ़िया लेक्चर देके चले गए, हमको जो करना है, क्योंकि जनरली कुछ यही कहते हैं कि सर आपको आके जाते हैं, होता नहीं। लेकिन अब मैं भी जो है ना, मैं भी वही यहाँ भी कहा करके फॉलो करना है अक्सर, जैसे जो चाहे सर को मैंने बोला कि सर थोड़ा सा स्टिक करिए इस पे। दूसरा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, तीसरा है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी और एक्टिविटी, और चौथा है असेसमेंट। ये सारे चीज को अगर एक जगह साइकिल बनाएंगे ना तो आपका आउटकम जो होगा वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। आउटपुट जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन, ये आपका ग्रुप वर्क होगा। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। इसमें करना क्या, कितने परसेंट होता है कैंडिडेट्स? एक्स्ट्रा आ जाएगा सर, कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। केवल कितना है? हो जाएगा सर। ऐसा करिए आप लोग 5-5 करके, इसमें मेल में दोनों मिलाकर 5-5 लोग एक टेबल बैठ जाइए, 5-5 मेंबर्स। पहले जो टीम में वही है, हाँ उसको एक्स्ट्रा जो है उनको टीम बना कर, ठीक है। लाइट ऑफ आप पहले जो समझ लीजिए वहाँ क्या करना है, बता दूं मैं वहाँ जाकर के। ये आपका हैंडआउट में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा वो बताना है। उसके लिए कौन सा एक्टिविटी आप करेंगे वो करना है।
तीसरा आपका उसका इम्पैक्ट क्या होगा और चौथा कैसे करेंगे। ये करके आपको समय दिया जा रहा है 15 मिनट में। चलिए इसके बाद आने के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में हम लाइट पे इसको बच्चों को जो है डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है उनको यहाँ पे एक्टिविटी में प्रैक्टिकल करा सकते हैं जिसमें जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटी कहाँ से होगा सर? एक्टिविटी डिफरेंट उसमें प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हैं, क्विज करा सकते हैं। व्हाट इज योर टॉपिक? टॉपिक है लाइट चैप्टर। प्रैक्टिकल्स में जब हम लोग बच्चों को जब प्रैक्टिकल कराएंगे देन उसके प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हैं, उस पर हम लोग जीडी फॉर प्रैक्टिकल फॉर प्रैक्टिकल्स व्हाट स्ट्रेटजी यू फॉलो फॉर द स्टूडेंट्स? क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए? सबसे पहले बच्चों को हम खुद से प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, देन आफ्टर उनको जो है खुद से कहेंगे कि आप भी उससे करो। So before going to the practical, what will you do for the students? What process you follow? For the practical, first of all, I arrange those substances which are required for the practical. Okay. Those material. Yes. Just like that lens and the mirror. Then after I practicals. After that, I give some project work on this to the students, which are they doing in the classes. And after that assignment, I have to doing the quiz and MCQ given. इसके बाद उनको जो असाइनमेंट में जो है MCQ दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल इफेक्टिव प्रैक्टिस का आउटकम में वहाँ पे अभी मेन मेजर चीज आप छोड़ रहे हैं, वो बताइए क्या? मेन चीज तो भूल गए जब को करना है। आपने तो प्रोसेस बता दिए कि हम ये बच्चों के साथ करेंगे, लेकिन जो मेन पर्पस है वही छूट रहा है। क्या छूट रहा है बताइए आप? चार एस्पेक्ट दिए गए हैं ना, उसमें चारों को मिलाकर जो है लाइटिंग के बारे में डिस्कस की जाएगी। उनको जब बहुत सारी चीज़ें उसमें लाइटिंग के बारे में बताई जाएगी, देन आफ्टर उनको जो है इसको प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल लैब रूम में ले जाएंगे, उसका इसको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद असाइनमेंट में उनका MCQ। सर प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे तो बच्चों के प्रैक्टिकल्स कॉपी के साथ जाएंगे कि बिना कॉपी के साथ? देन दिस इज द मेजर थिंग यू हैव टू डिस्कस। कॉपी के साथ प्रैक्टिकल तो तभी ना वहाँ मेजरमेंट करके बताएंगे कि ये आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है। तो मेन चीज आपको बता दूं कि मेन प्रैक्टिकल कॉपी के साथ जाएंगे। ओके गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट पोर्टफोलियो नहीं, उसके लिए वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेलो अकॉर्डिंग according to your subject, my subject is English. Second, you have told the expected learning outcome target. कि हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का टारगेट क्या होगा मेन? तो हम लोग का मेन टारगेट होगा रीडिंग स्किल और वोकेबुलरी। पहले तो मैं बच्चे को रीडिंग करना सिखाऊंगा, उसको प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा कि वो जो भी वर्ड बोल रहा है वो कैसे प्रोनाउंस करे। नॉट प्रोनाउंस, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। सेकंड एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में मार्क देम अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे पैरा में या फिर जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड विल मेक द डेमोन्स्ट्रेट वंस और ट्वाइस अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनिंग इट्स मीनिंग एंड एनी टर्म्स। जो भी उसमें हार्ड वर्ड्स रहेंगे उसको मैं बच्चे को आराम से रीडिंग भी कराऊंगा, उसको 1 से 2 बार बोलना भी सिखाऊंगा और उसका मीनिंग भी बताऊंगा। हार्ड वर्ड्स को अगर आपको समझाना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्ड कैसे वो लर्न करेगा?
प्रोनाउंस प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, लर्निंग कि उसको आप कैसे उसको उसको लर्न हिंदी करें। में उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे कि सपोज अगर कोई वर्ड है तो हम उसको 1 से 2 एग्जांपल दे सकते हैं जो हम लोग आसपास देखते हैं। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे जो पढ़ाते हैं हम लोग, तो एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके साथ हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ के जो सराउंडिंग में देख रहा है वो उसके दिमाग में बैठ जाए। थर्ड रिफ्लेक्शन, he or she should prepare for the examination with less effort and they will also self-satisfied and they learn the lesson and understand perfectly। अब जो एक्टिविटी मैंने कराई तो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या मिलेगा कि जब बच्चा अच्छी तरह वो समझ चुका है तो वो आराम से उस चीज़ को अपने से तैयार कर सकेगा कि एग्जामिनेशन में उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो अपने सोच समझ के लिख पाएगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखेगा कि वो जो भी लिख रहा है उसको समझ के लिख रहा है। व्हाट एक्टिविटी फॉलो कर रहा है, क्या एक्टिविटी कराएंगे? एक्टिविटी यही कराएंगे कि उसको जो चीज़ पढ़ाया है उसको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और कुछ दूसरा एक्टिविटी सर आप लोग क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, बोलिए। जैसे कि सर 4 स्टेप में इसको बांटा गया, असेसमेंट भी है इसमें, तो असेसमेंट के बेस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और असेसमेंट में ओरल एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे, रिटर्न भी कंडक्ट करेंगे। ओरल में क्या कर सकते हैं? ओरल में उनसे हम कुछ वर्ड्स को बोलेंगे कि इसको पढ़ के बताइए, इसका प्रोनाउंसिएशन करके दिखाइए, प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएंगे। उसके बाद मेजर चीज छोड़ रहे हैं, इंग्लिश वाले खास कर वो चीज हमको आपको हमेशा करनी चाहिए। क्या छोड़ रहे हैं दिमाग को कैसे डालिए, क्या मेजर चीज छोड़ रहे हैं? मतलब उनको अच्छे से रीडिंग स्किल सिखाना है तो पहले वर्ड जो हार्ड टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, वोकेबुलरीज हैं। अलग से वो मेजर चीज आपको पता है, बस खाली मैं एक वर्ड बोलूंगा आप लोग पकड़ लेंगे, लेकिन वो आपके मुझे सुनना चाहता हूँ कि क्या है। मतलब उसको उसके पिच ऑफ वॉइस को, रीडिंग स्किल जो है उसको, मतलब फ्लुएंसी। नेम ऑफ द एक्टिविटी, स्पेल भी कंपटीशन कराएंगे सर, डिक्टेशन तो वो असेसमेंट में है सर, असेसमेंट पार्ट है। असेसमेंट पार्ट है कि 2 तरीके से कराएंगे, एक रिटर्न लेंगे, एक उसको ओरल भी लेंगे। तो जो ओरल लेंगे हम लोग उसके अंदर उनसे प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड है FORMED, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। बहुत बच्चे हैं यहाँ पे BED बेड है तो RED रेड है, LED लेड है, उसी हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जब इसको पढ़वाएंगे तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं फॉर्मेट, ठीक है, तो ये फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्म्ड है। तो जब प्रोनाउंसिएशन खुद करके डेमो देंगे, हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि 2 बार 3 बार बोल के बच्चों को बताएंगे कि इसको ऐसे पढ़ना है। बिकॉज कभी किसी ने कहा सर कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, PUT पुट है लेकिन BUT बट है, ठीक है। तो हर एक वर्ड का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। वो जितना वोकेबुलरी नॉलेज होगा उसको कि इस वर्ड को कैसे पढ़ना है, उसके बाद उनसे हम ओरल लेंगे। ओरल लेने के बाद कुछ क्वेश्चन खुद तैयार करेंगे क्योंकि उस चैप्टर को थरली पढ़ाया है। हर एक वर्ड का मीनिंग और उसका एंटोनिम्स जो उसके विरुद्धार्थी हैं, समानार्थी हैं, वो भी बताया है। प्रोनाउंसिएशन सिखाया है, सारे चैप्टर का मोरल जो है वो भी बताया है। तो सेल्फ क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और उसको मेजर पार्ट में लेके जाएंगे। और एक चीज़ है कि हर सेंटेंस वाइज वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ये भी हमको बच्चों को बताना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस में सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है तो वो इस वर्ड का क्या मीनिंग बन रहा है। जरूरी नहीं है कि वर्ड है तो मैंने पढ़ा है कि ये इसका मतलब ये है तो ये हमेशा वही रहेगा। अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो उसमें वर्ड का मीनिंग भी चेंज होगा, क्लॉज भी चेंज होता है। तो लास्ट में असेसमेंट पार्ट में 2 भाग में इसको डिवाइड किया। ओरल पार्ट को ले लेंगे 20 मार्क्स पोजीशन में, और रिटर्न जो उससे हम लेंगे कि नेक्स्ट टाइम में जब एग्जाम अपीयर करेगा या करेगी तो ये अपने आप सेल्फ आंसर को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि CBSE का एक ही मोटिव है कि बच्चों के प्रेशर को कम करना है, तो बच्चे को रट्टाबाज नहीं बनाना है। वो खुद आंसर क्रिएट करेगा तो एग्जाम टाइम में खेलेगा, मस्ती करेगा, आएगा एग्जाम देगा, सेल्फ क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वही रटने की आदत है तो हार्ट बीट तेज हो जाएगा, एग्जाम में आएगा एक की जगह 4 आंसर भूल जाएगा, नहीं लिख पाएगा। As per my experience, ये जब मैं एक्सपीरियंस करें तो कभी मैं स्कूल में एग्जाम के टाइम में इंग्लिश के एग्जाम में तो मैं कभी पढ़ के ही नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ के गया? क्योंकि हम लोग को मालूम था कि जो हम लोग क्लास में पढ़ाया गया वो मेरे को मालूम है। जब चैप्टर मेरे को मालूम है तो मैं कभी भी लिख सकता हूँ अपने से। और वही चीज़ हम लोग को अपने बच्चों को सिखाना है कि सेल्फ रीडिंग। हम लोग अपने स्कूल में भी यही चीज़ कर रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल वे फॉलो होते आ रहा है। जो है आप चार्ट पेपर यूज करेंगे
और साथ साथ में बच्चों को करवाया जाता है। प्रोजेक्ट एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन ये सब लिखवाया जाता है। लिखवाना नहीं, उसी बच्चे से ही करवाना है, बुला करके पोडियम के पास या स्टेज के पास कि बेटा तुम ये बन जाओ, अभी हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं सर, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हटा रहे हैं, उसको हटा ये रहे हैं, ठीक है, उसको हटा ये रहे हैं। अभी उसको ये हटाया जा रहा है कि आपको रट के नहीं आना है, आप सेल्फ आंसर लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट। Good afternoon, all of you. My topic is expected learning में SST topic. SST में हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाने का मतलब हमारा ये हुआ कि ऐसे हम पढ़ाएं कि उसको पता चले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके वजह से पूरा सोशल डेमोक्रेटिक कैसे चेंज हो गया, नेशन कैसे क्रिएट हुआ। अमेरिका को ये बताया, बहुत सारे SST के टीचर क्या होते हैं, जाते हैं क्लास में, बुक लेते हैं और रीडिंग करके उसका हिंदी बता देते हैं। हम लोग को ये ना करके खुद पहले उसको अंडरस्टैंडिंग करना है कि व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ही क्यों स्टार्ट हुआ पूरा नेशन बनने का, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही क्यों इतना सारा नेशन, जो भी नेशन का फाउंडेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो बेसिक बात हम लोग को स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि देखो भैया आप ये समझो, ऐसे पढ़ाना है जैसे कि हम उसके फ्रेंड हैं, ना कि एज ए टीचर। एज ए टीचर पढ़ाएंगे तो लड़का के मन में ये होता है कि एक डर सा होता है, हम लोग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। हम लोग को ऐसे पढ़ाना है उससे जैसे कि हम जस्ट लाइक फ्रेंड, तब वो बात को हम लोग अच्छा से समझेगा, जो टॉपिक है अच्छा से समझेगा। अगर वो टॉपिक अच्छा से समझ लिया अच्छा से सीख भी सकता है वो। उसमें आप क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे ये कि डायग्राम से समझाएंगे उसको, जो मैप है मैप के द्वारा समझाएंगे उसको, जो की मैप में क्या करेंगे? मैप में जैसे यूरोप का मैप आ गया, उसको हम इंडिकेट करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच से स्टार्ट हुआ, इसके लिए पूरा यूरोप उसका कैसे फैला, नेपोलियन उसमें कैसा आया, जर्मनी का रेवोल्यूशन कैसे हुआ, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन क्या था, मेन कॉज क्या था। मेन कॉज उसका इकोनॉमिकल था, पैसा के लिए जितना वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ही हम लोग कॉलोनाइज हुए थे, गुलाम हम लोग हुए इसलिए कि हम लोग ब्रिटेन वाले लोग को पैसा चाहिए था, इसलिए भारत में आया। ये सब हम लोग कनेक्ट करके जब हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी क्या देखा जाता है कि हिस्ट्री जैसे ही 9-10 कलर का पड़ता है सो जाता है, लगता है कि हिस्ट्री कहाँ है, आगे चल के तो हम लोग को ये करना, IIT करना है, नीट करना है, हिस्ट्री कहाँ आएगा। लेकिन हम लोग को ये परसेप्शन उसको चेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसा लड़का नहीं होता है जो 12 के बाद आर्ट्स लेता है, क्योंकि हम लोग का समाज ऐसा बन गया है कि नौकरी ही लेना है। एजुकेशन इसलिए है कि नौकरी नहीं, इसको हम लोग को चेंज करना है। एजुकेशन इसलिए है कि कोई इंसान तैयार है। हम लोग ह्यूमैनिटी पढ़ाते हैं तो इसकी मोटो हम लोग का ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर इंसान तैयार हो। हम बहुत ऐसे इंजीनियर को देखे हैं जो अपने फादर की रिस्पेक्ट ना करता है, क्योंकि उनको ह्यूमैनिटी नहीं। तो इसलिए हम ये पढ़ाएंगे उसको, मैप के द्वारा समझाएंगे, पूरा टॉपिक उसको पहले तैयार करके लाएंगे, उसके बाद उसको देंगे। व्हाट एक्टिविटीज विल फॉलो फॉर दैट? नोट, सबसे पहले प्रिपेयरिंग नोट्स, हम नोट्स बनाएंगे, फिर बच्चों को नोट्स को डिलीवर करेंगे, वर्ड वाइज क्वेश्चन तैयार करवाएंगे उसको, हर एक टॉपिक का एक्टिविटी उसको करके दिखाएंगे। ये हमारा एक्टिविटी होगा। और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि उस बच्चों को देखेंगे कि क्या वो समझा, क्या वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को जैसे हम चाहते तो ऐसा समझा कि ना समझा, जो हम समझाना चाहते हैं तो वो समझा कि ना समझा। ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट में देखेंगे तो असिस्टेंट में हम अपने से ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो ना कि क्वेश्चन में दिया हो, प्रॉपर जो एक एग्जाम इसमें दो चैप्टर में दिया है उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम चैप्टर में से ही बनाएंगे असिस्टेंट के लिए कि हाँ बच्चा जो हमारा टॉपिक है उसको समझ पाया है कि नहीं समझ पाया। और हम ये एक्टिविटी भी करके देखेंगे कि उसके बाद से लड़का सबको टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम ट्राई टू हैव मोर एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स वर्क नेसेसरी। इफ यू इंडल्ज दीस टू थिंग्स योर क्लासरूम बिल्कुल आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी उसमें डालेंगे ना, खास कर एसएसटी वर्क, तो आपका बच्चे कैसे बोला बच्चा का इंटरेस्ट क्यों नहीं? हम ये ऑल न्यू थियरी है, हम थियरी करेंगे। यही हम चाहते हैं कि थ्योरी ना, योर मोटो शुड बी व्हाट? Try to maximize maximum activity-based learning through the chart paper, through the project or another things. Good. ड्रामा भी हो सकता है एक्टिविटी, और से बेटर होगा। Next.
I feel that those teachers who have already interacted in each session, they will interact. इसके पहले तीसरा सेशन है, जो पहले बोलते थे वही बोल रहे हैं, नए लोग थोड़ा सा बोलना चाहिए। आप मत बोलिए, आप तो सब बोल सकते हैं, आप भी मत बोलिए, तो बोल सकते हैं। और कोई let us speak, then they also चलिए बोलिए। they also say Just try to speak. आपका हेजिटेशन, आपका टीचर्स है ना, फिर आप कैसे उनको बच्चों को क्या सिखाएंगे? जब आप खुद हेजिटेट हो जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल फ्री होकर के बात करिए। Yes. So we have selected the topic women empowerment. It's how we will teach the students about the women empowerment. So our expected learning outcomes is to teach students about the importance of women, how much they are important in our society, to make them realize thinking free of gender biasness. Their thinking should be free of gender biasness. And how will you remove the gender bias from society? So we have the activity which we have decided. So activities, skit, we can arrange some skit in our class. We have some small drama in our class so that we can realize that students that our country needs women as equally as men. And other point is famous personality examples. In our country there are many women who have done a lot of things in our country. So we can give them famous personality examples. We can have field visits to show them women works. And our reflection is that women will be independent in their decision, country will be free of gender stereotypes, individual will see themselves as a person, not according to their gender. As a women, what should be the main motto to have inculcate the good message in the society? nowadays. Sir, nowadays we know that in especially I'm not telling about India, but in a part of India, the foreigner, a lot of families they are ignoring girls especially. They are not allowed to get education at a higher level. But in a comparing to other country, we see that the maximum pilot are the women. Why? Why not in India, sir? We should keep it that. That's why we just need this type of program that the women can get more educated. Not women, it means that from the child that girls, okay? She get educated and maybe finalize, she will be engineer, doctor, pilot, a lot of things she may be in a different space, okay? Not in India, specific countries she also can do in abroad also, okay? And that's very good thing for our country. That's good, but I need one special message for women in the society that what women can do. The message is that woman is not backward. Woman can do everything that a man can do. So we have to develop a thinking student that you are not boy, you are girl, you can do this, you cannot do this. So the stereotypes that we develop is from the beginning only. We in entertainment of movies also there are examples. Women are doing household activities and boy is playing with bicycle. Why cannot the girl also play with the bicycle or football? Why the girls should only have to play with doll? They can also play with the gadgets like toys, remote control toys. So we have to teach them from beginning. So this message we have to create. So this is also role of And if we can say that, if we can educate one woman, she can educate the whole society. That is the main message of the society. Yes. So you must have the women, but how can you change? You can only change through the proper education of a woman, because she can nurture the whole society. Yes, sir. Yes, Yes, that is the central message to develop women empowerment. Thank you. So we give the importance. Okay. Thank you, sir.